रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे कि राम केवल हिंदुओं के पूर्वज नहीं है, ये मुसलमानों के भी पूर्वज है। ये जो विपक्ष है इस देश को समझ नहीं पाया। त्रेता और कलयुग की दूरी थी, उसको हमारे मोदी जी ने कम कर दिया। अपने बर्बादी का तमाशा देख रहे थे और हम तो उस समय रो रहे थे। जहां बड़े बड़े देश लड़खड़ा गए, आज देखिए एकदम राममय लग रहा है। 2024 के चुनाव में विपक्ष के लिए कोई वैकेंसी खाली नहीं है। देखिए, राजनीति में कई नेता आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जो लोगों के दिलों में अपनी एक अलग छवि बना पाते हैं। इन नेताओं में से कुछ बाहुबली नेता भी अब तक के इतिहास में रहे हैं। इन बाहुबली नेताओं की लिस्ट बहुत ही छोटी है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बाहुबली नेता से रूबरू कराएंगे जो 1991 से लेकर अब तक लगातार 6 बार सांसद रह चुके हैं और आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। उन्हें चुनाव जीतने के लिए किसी पार्टी के चिन्ह की आवश्यकता नहीं, वो खुद एक चेहरा है। तो आज के हमारे खास मेहमान हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदन्यूज़.लाइव पर। आपको भी स्वागत है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पहले पहलवानी, उसके बाद छात्र नेता, उसके बाद बाहुबली नेता तक का सफर जो था आपका अब तक कैसा रहा है? देखिए, पहलवानी का जहां तक हम बात करें, पहले हर गांव में अखाड़े होते थे जी। और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए यही एक उपाय था। तो हम नहीं, हर परिवार के लोग जो है मिट्टी से जुड़े रहते थे। पहलवानी जैसे पहले त्योहार, जैसे नाग पंचमी का त्योहार होता था, तो उसमें भी गांव गांव कुश्ती होती थी, कबड्डी होती थी और रस्सा खींचने का होता था। तो पहले ये जिम नहीं थे, तो इस कारण से चूंकि पहलवानी का शौक हमारे परिवार में पहले भी रहा है, बाबा भी थे, पिताजी भी थे, हम भी रहे, लेकिन हम लोग कोई मैट की कुश्ती नहीं लड़े हैं। हम दंगल में जरूर लड़े हैं, लेकिन मैट की कुश्ती नहीं लड़े हैं। और दूसरा सवाल आपका है कि 91 से मेरा सफर शुरू हुआ और फिर छात्र नेता बने। तो छात्र नेता मैं 80 के दशक में बना था। 77 में 75 में जब इंदिरा जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद 89 में 88-89 में मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा था साकेत महाविद्यालय में। उस समय इधर 15-20 जिले का सबसे बड़ा विद्यालय वो होता था और उसमें मैं महामंत्री चुना गया। और महामंत्री बनने के बाद मैं स्थानीय राजनीति में हाथ पैर मारने लगा और 91 में मैं पहली बार सांसद चुना गया। 96 में कुछ कारण से हमारी पत्नी को लड़ना पड़ा, हम नहीं लड़े, वो भी जीती। और उसके बाद लगातार हम हैं 6 बार आप मुझे कह सकती हैं, 1 बार मेरी पत्नी है और बेटा वर्तमान में विधायक है और राजनीति में है। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी जर्नी की, लेकिन अब हमें आपके बारे में जानना, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, कि एक आम आदमी के, एक आम व्यक्ति के तौर पे अगर हम आपको देखें तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी कैसे हैं एक आम व्यक्ति के तौर पे? देखिए, ये अपना अपना नजरिया है देखने का। जैसे अब तो नहीं, लेकिन शुरुआती दौर पर मीडिया मुझको कुछ दूसरे नजर से देखती थी और बहुत लंबा ना कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं शायद पहला आदमी होऊंगा कि जिसका घर गिराया गया हो और उसी को जेल भेजा गया। मेरे जीवन का पहला मुकदमा जहां पर आप बैठी हैं, यही बगल में मेरे घर के अवशेष बचे हुए हैं और उस समय हमारी उम्र 16-17 साल थी। मेरा घर गिराया गया था और जब 2 बजे पुलिस आई
तो बजाय घर गिराए जाने वालों को अरेस्ट करने के बजाय सबसे पहले हमको हमारे पिताजी को, हमारे चाचा को, जो लोग भी बैठ करके अपने बर्बादी का तमाशा देख रहे थे और हम तो उस समय रो रहे थे, तो पहला मुकदमा मेरे जीवन का वही है। 307 एक धारा होती है वो लगा, 395, 397 डकैती। मतलब मैं पहला आदमी हूँ कि अपना ही घर गिराया गया, अपने ही घर गिराए जाने के मुकदमे में मैं 7 दिन पहली बार जेल रहा। सन 1991 से लेकर लगातार आप 6 बार सांसद रह चुके हैं। आपकी जो एक पावर है, आपका जो एक रुतबा है, वो जो बना हुआ है लोगों के बीच में, और आप एक कट्टर हिंदू नेता के तौर पर लोगों में प्रसिद्ध हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 6 बार आप सांसद रह चुके हैं, तो लगातार सांसद रहने का राज क्या है? क्या है इसके पीछे का कारण? देखिए, राजनीति में पावर का कोई मतलब नहीं होता। जनता आपके पावर से नहीं प्रभावित होती। जनता चाहती है कि जनता और नेता के बीच में कोई दूरी न हो। नेता संवेदनशील हो, सुलभ हो, जब चाहे मुलाकात कर ले, और बराबरी का दर्जा हो। कई नेतागिरी के कई लक्षण हैं, लेकिन जैसे मैं जब से होश संभाला, मैं पब्लिक से छप्पर के नीचे मिलता हूं, और जो मेरे दरवाजे पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो 1000 की संख्या हो, चाहे 500 की संख्या हो, जब भी आदमी आएगा तो सबसे पहले मैं उसको मीठा और पानी ऑफर करता हूं। आज ये परंपरा आप मान करके चलो कि 40-45 साल से चलती है, विद्यार्थी जीवन से चलती है। और बैठने का 2 प्रकार का स्थान नहीं है, और छप्पर में बैठ करके मिलता हूं इसलिए कि छप्पर में अगर हम ड्राइंग रूम में बैठ करके मिलेंगे तो गरीब आदमी, आम आदमी अगर हमसे मिलने आएगा तो वो मेरे फर्श को देखेगा, फिर अपने जूते को देखेगा, फिर अपने कपड़े को देखेगा। इसलिए आज तो मैं चूंकि एक कार्यक्रम में जा रहा था तो आपको उजाड़ा है, मैं पहने मिल गया, नहीं मैं सिंपल लुंगी और कुर्ता जनता से पहनते वक्त मिलता हूं, और कोई 2 प्रकार का बैठका नहीं, 2 प्रकार का जलपान नहीं, 2 प्रकार की बात नहीं। और मैं समस्या को समझने की कोशिश करता हूं और सुलझाने की कोशिश करता हूं। मतलब उनके दुख में मुझे डूबना पड़ता है। मतलब आप किसी से भी भेदभाव नहीं करते, सबको इक्वली रखते, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। हाँ, वो तो भेदभाव ने बता दिया। लेकिन देखिए, जैसे नेता लोग कटते क्यों हैं? तमाम नेता हैं जो पब्लिक से नहीं मिलना चाहते। वो कटते इसलिए हैं कि आपको उसका दुख जानने पर अगर आप गहराई से जाएंगे तो आपका भी दुख का अनुभव होगा, और फिर आप समाधान करेंगे। समाधान कर ले जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर समाधान नहीं कर पाएंगे तो आपको दुख होगा, तकलीफ होगा, और इसलिए इससे लोग बचते हैं, शॉर्टकट रास्ता निकालते हैं। मैंने कभी पब्लिक से बचने की कोशिश नहीं की। हाँ, कोशिश किया कि समस्या का समाधान हो पाए, हो भी जाता है, और कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि नहीं भी हो पाता है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो आए वो अपनी बात रखे, नेता ध्यान से सुने, और उसको लगे कि नेता हमारी बात सुन रहा है, हमारे प्रति संवेदनशील है, हमारे लिए प्रयास किया। ये काम मैं शुरू से आज तक करता हूँ। यही कारण है कि आप लोग आपको इतना प्यार करते हैं, लोग आपको इतना मानते हैं। अब उसमें से कुछ कारण तो ये भी है, जैसे बेसिक, अब वैसे तो बताए जाएंगे तो बहुत सी बातें आती है, बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन सबसे फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है कि आपके दरवाजे पर कोई आ रहा है, उससे आप मिल कैसे रहे हो, आपका एटीट्यूड क्या है, आप कैसे उसका स्वागत करते हो। तो ये मैं तमाम तनाव झेल करके मैं 40 साल से इस चीज को मेंटेन रखा हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरह की भी खबरें आपके लिए आई हैं जहां पर ये कहा जाता है कि आपके जो संबंध सीएम योगी से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ खास नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं जी, और हम उनके गुरुजी से जुड़े रहे हैं, जी। मंदिर से
मेरा पारिवारिक संबंध है, आज भी आना जाना है। इधर 1 साल से थोड़ा आना जाना मेरा कम है। और अभी पार्लियामेंट का उद्घाटन था, गए थे, उन्होंने मेरा हालचाल पूछा, मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने हालचाल पूछा। अब लोग अपना अनुमान लगाते हैं, लेकिन हमारा कभी हाथ टाक तो हुआ नहीं, कोई ऐसी चीजें तो आई नहीं। हाँ, एक आध समस्याएं ऐसी है जिससे मैं उठा देता हूँ। अब जैसे मेरे क्षेत्र में एक पुल कट गया था, अब उसको मैंने उठा दिया, यद्यप अभी नहीं बन पाया, तो उसको लोग निकाल लेते हैं कि ये देखिए सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। कभी कभी स्थानीय व्यवस्थाओं पर मैं टिप्पणी कर देता हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो मैं रोज देखता हूँ, तो उसका लोग मतलब निकालने लगते हैं कि संबंध खराब है। कोई संबंध खराब नहीं, वो मेरे मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के नेता हैं और हमारा उनका पुराना संबंध है। जैसा कि हम जानते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती बहुत पसंद है, तो क्या आज भी आप अपने लिए समय निकाल कर कुश्ती करने के लिए जाते हैं? नहीं, मैं इस समय मैं पहले तो ये करता था, लेकिन आप मान करके चलिए कि मैं 3 बजे, पहले तो 4 बजे उठता था, लेकिन अब मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। और उठने के बाद मैं थोड़ा तैयार होकर के, फ्रेश होकर के, तैयार होकर के मैं 1 घंटा ध्यान करता हूँ। और ध्यान करने के बाद फिर मैं अपना लिखा पढ़ी, आज कहाँ जाना है, क्या करना है, अपना प्रोग्राम सेट करता हूँ। और कुछ किताबें मैं अपने बगल में रखता हूँ जो मुझे पसंद है, और अपने बगल में रखता हूँ। अध्ययन जरूर करता हूँ, थोड़ा बहुत अध्ययन जरूर करता हूँ, दुनियादारी का अध्ययन करता हूँ। फिर आज क्या करना है, कल क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, इसका चिंतन करता हूँ। और मैं 6 बजे तैयार होकर के, हमने एक जिम बना रखा है, हाँ, उस जिम में हम पहुंच जाते हैं और 1.5 घंटे हम रोज एक्सरसाइज करते हैं। और वहां भी योगा ध्यान करते हैं। मतलब 1.5 घंटे का हमारा कोर्स है। हम किसी विषम परिस्थिति में ही इस काम को बंद करते हैं, लेकिन उस दिन हम अपना रेस्ट डे मान लेते हैं और मैं एक्सरसाइज जरूर करता हूँ। बृजभूषण शरण सिंह जी एक बाहुबली नेता नहीं होते तो क्या होते? देखिए, हमारे बाबा जी एमएलए थे और गोंडा शहर के प्रथम एमएलए थे। सन 1952 में चुनाव हुआ था। वो कांग्रेस पार्टी से चुने गए थे और 54 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो नेतागिरी का जज्बा तो हमारे ब्लड में था। हाँ, और जहां हम बैठे हैं, ये मैंने कक्षा 9 में ही तय कर लिया था कि मुझे बनना क्या है। जब मेरा घर गिराया गया, उसी कक्षा 9 की बात है, कक्षा 9 में पढ़ता था, तो उस समय मैंने संकल्प कर लिया था कि मुझे राजनीति में जाना है और मुझे एमएलए या एमपी बनना है। और बनना नहीं है, लगातार बनना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक मुझे मिल गया हो। कहते हैं कि ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, लेकिन टिके रहना बहुत कठिन है। तो मैं पहुंचा, तो टिके कैसे रहूं, उस बात की चिंतन करता रहा और सुधार करता रहा, और आज भी टिका हूं। और हमको लगता है बहुत मजबूती से टिका हूं, बहुत मजबूती से टिका हूं। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 125 करोड़ देशवासियों का, भारतवासियों का जो है सपना पूरा हो रहा है, भगवान राम आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये 500 वर्ष तक ये संघर्ष चला और अनेक लोग इसमें अपना सहयोग करते रहे। मुलायम सिंह यादव जी ने सन 89 में सबसे पहले गिरफ्तारी मेरी कराई थी। जब आजम साहब ने एक बयान दिया था कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, तो उस समय
गोंडा गोंडा यानी बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, इधर से लाखों की संख्या में जाना था लोगों को, और उसमें मुझे भी रहना था और नेतृत्व के तौर पर रहना था। तो मुझे 2 महीना पहले मुलायम सिंह जी ने गिरफ्तार करा लिया था और बहुत आपराधिक धाराएं लगाई थी। और फिर जब ढांचा गिराया गया तब भी सीबीआई ने पूरे देश में सबसे पहले अरेस्ट मेरी की थी। देश में जो 40 से 41 लोग मुलजिम हैं, उसमें सीबीआई ने सबसे पहले अरेस्ट मेरा किया था, मैं उसमें भी रहा हूं। तो आज इस बात को लेकर के हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि जिस विषय को लेकर के हम आंदोलन किए, जिस विषय को लेकर के हजारों सभाएं की, हजारों सभाएं की, छोटी बड़ी, आवाज वो सपना पूरा हो रहा है। इसकी क्रेडिट मैं 2 लोगों को देता हूं। कौन कौन है वो 2 लोग? एक इस देश की जनता, दूसरे मोदी जी। जनता को इसलिए दे रहा हूं कि जनता ने 30 साल बाद मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 84 के बाद चुनाव तो कई हुए, लेकिन किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। इस मिथक को भी मोदी जी के नेतृत्व ने तोड़ा और तोड़ने का काम किया जनता ने। तो जनता ने यदि मोदी जी को प्रधानमंत्री न बनाया होता तो आज ये काम ना हो पाता। तो एक क्रेडिट जाता है इस देश की जनता को, जिसने जात पात, अगड़ा पिछड़ा सब छोड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया और 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ये भी कहने लगे सब कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी नहीं बताएंगे। ये लोग कहने लगे थे। जो आज ये कोई निमंत्रण ठुकरा रहा है, कोई विधि पर आलोचना कर रहा है, कोई सनातन पर सवाल कर रहा है, ये वही लोग हैं जो कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मेरी बात को बड़ा ध्यान से जो लोग सुन रहे हैं सुने। केवल मंदिर का काम नहीं हुआ है, हम केवल 3 बातों की चर्चा करना चाहते हैं। जैसे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। क्या किसी ने सोचा था कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो नारा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा पूरा होगा? इसको किसने पूरा किया? मोदी जी ने और अमित शाह ने। सन 1990 में चंद्रशेखर जी की सरकार थी, देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था इस देश को चलाने के लिए, और हमारे देश को दुनिया में एक कमजोर देश, आर्थिक रूप से कमजोर, हर तरीके से कमजोर देश के रूप में जाना जाता था। आज दुनिया की जो 5 बड़े देश हैं इकोनॉमी के, उसमें से एक भारत है इस समय। ये कोई बहुत छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। 80 करोड़ लोगों को भोजन का इंतजाम हो रहा है, और उसके बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बनी हुई है, जहां बड़े बड़े देश लड़खड़ा गए, बनी हुई है। इसका क्रेडिट किसको जाएगा? मोदी जी को जाएगा। और रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये तारीख बताने का काम भी मोदी जी ने किया है। और 22 तारीख को, और इसमें संक्षेप में हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे इस सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है, और पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, द्वापर में कृष्ण हुए, त्रेता में राम हुए, कलयुग इस समय चल रहा है। लेकिन कलयुग केवल अभी 5,000 साल बीता है। इस कलयुग में आज त्रेता युग का माहौल चल रहा है, ये काम मोदी जी के द्वारा हो रहा है। आज देखिए एकदम राममय लग रहा है आपको। तो जो
सतयुग त्रेता और कलयुग की दूरी थी, उसको हमारे मोदी जी ने कम कर दिया। आज लगता है कि वो कलयुग वाला चैप्टर समाप्त हो गया, अब त्रेता शुरू हो गया। अच्छा, विपक्ष राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर लगातार हमलावर हो रहा है कि ये जो है ये एक राजनीतिक एजेंडा है। ये जो विपक्ष है इस देश को समझ नहीं पाया। राम, कृष्ण, शिव, कबीर, नानक, ये इस देश की आत्मा है और इस आत्मा को ये समझ नहीं पा रहे हैं। और कांग्रेस का तो दुर्भाग्य है, 84 में ताला किसने खुलवाया? कांग्रेस ने। भूमि पूजन किसने किया? कांग्रेस ने। फिर पीछे हट गई। क्यों? तुष्टीकरण की राजनीति। क्यों हटे? तुष्टीकरण की राजनीति हट गई। और आज भी इस देश को और इस देश के लोगों को विपक्ष समझने में नाकाम है। और अगर ये नाकाम ना होते तो ये कभी राम मंदिर पर सवाल न करते, राम सेतु पर सवाल न करते, सनातन पर सवाल न करते, एयर स्ट्राइक पर सवाल न करते, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल न करते, कोरोना की दवाई पर सवाल न करते, चीन को महिमा मंडित करने का काम न करते। ये वही लोग हैं जो भेष बदल बदल करके समय समय पर अपना काम करते रहते हैं और ये दिल से नहीं कर रहे हैं, ये वोट के लिए कर रहे हैं, ये नफा नुकसान देखते हैं। उनको लग रहा है कि हिंदू तो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। अरे खड़ा तो तुम कर रहे हो। जब आप राम की आलोचना करेंगे, आप कृष्ण की आलोचना करेंगे, आप सनातन की आलोचना करेंगे, जो भारत की आत्मा है उसकी आलोचना करेंगे, आप सेना की आलोचना करेंगे, तो सवाल तो खड़ा होगा और समर्थन तो मिलेगा और समर्थन मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा इस देश की राजनीति को समझ नहीं रहे। मैंने अभी 2-1 दिन पहले एक वक्तव्य दिया था कि इनके बयान, जैसे राहुल जी के बयान आप देख लीजिए, जैसे दिल्ली के जो यूनिवर्सिटी के नेता हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, हमको लगता है पूरा प्रभाव उनका इनके ऊपर आ गया है। ये समझ नहीं रहे इस देश की राजनीति को। और इनको ये भी जानना चाहिए कि राम केवल हिंदुओं के पूर्वज नहीं है, ये मुसलमानों के भी पूर्वज है। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? कितने हजार वर्ष का इतिहास है इस्लाम का, कितने हजार वर्ष का इतिहास है अपने यहाँ इस्लाम का या सिख समाज का या ईसाई समाज का, और हमारा इतिहास कितना है? तो कहीं ना कहीं इस देश के जो मुसलमान हैं, जो मूल निवासी यहाँ के, उनके भी पूर्वज राम थे और वो लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये नहीं स्वीकार करते। इनको समझ नहीं है, ये दूसरे दृष्टि से देख रहे हैं, ये वोट की दृष्टि से देख रहे हैं, जबकि राम सबके है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि 2024 की चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद बिना मोदी जी के नाम का सहारा लिए उसकी नैया नहीं पार। चलिए, हमारी तो कुछ तैयारी है, लेकिन कई सांसद ऐसे हैं जो केवल मोदी जी के भरोसे बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी तैयारी आप ये समझ लीजिए कि 10 साल के अंदर जो सरकार ने गांव, गरीब, देश के लिए काम किया है, उसका प्रभाव इस चुनाव में रहने वाला है। और 2024 के चुनाव में विपक्ष के लिए कोई वैकेंसी खाली नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार और ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली है। अभी कोई वैकेंसी खाली नहीं है। सर, हमारे दर्शकों को, HindNews.live के दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? ये HindNews.live
ये चैनल के माध्यम से हम देश की जनता को अपील करना चाहते हैं कि अभी मंदिर उद्घाटन में कुछ दिन शेष हैं, हम लोग तैयारी करें, क्योंकि राम केवल राम नहीं है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। अगर कानून की दृष्टि से देखें तो इस देश के कानून दो प्रकार के होते हैं, एक राजा बनाता है, एक समाज बनाता है। और समाज के बनाए हुए कानून को अगर किसी ने सबसे ज्यादा आदर किया है तो प्रभु राम है। समाज ने ही कानून बनाया था कि एक धोबी के सवाल पर उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया, उन्होंने समाज को सर्वोपरि रखा, इसीलिए उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और ऐसे राम जी का मंदिर जो कभी सपना लगता था, झूठा लगता था, केवल नारा लगता था, खोखला लगता था, आज 22 तारीख को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे। अपने घर पर रह करके इसका लुत्फ ले, इसमें शामिल हो। और कभी अयोध्या अगर आने का मौका मिले तो अगर कहीं रुकने की जगह ना मिले तो हमको याद करिएगा।